महाकुंभ में भगदड़ मची। मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। ये जानते हुए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को वहां पे व्यवस्था और दुरुस्त रखनी चाहिए थी। इतना बड़ा वो नहीं था, लेकिन उसको विपक्ष केवल अपनी एक राजनीतिक रूप से अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करने के लिए उनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए जिसके कारण वो कुंभ। फोर्ब्स की रिपोर्ट में टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची में अगर भारत को स्थान नहीं दिया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। या तो फोर्ब्स की रिपोर्ट गलत होगी या तो फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए दावे गलत। और रिपोर्ट कैसे बनती है फोर्ब्स की, उनके क्या सर्वे हैं, उनके क्या मानक हैं, किस आधार पे वो रखना चाहते हैं, वो तो उनके ऊपर है ना। कहीं न कहीं उनकी मोनोपोली है, वो टूट रही है, उसके कारण स्वाभाविक तौर पे इस तरह की चीजें लोग प्रदर्शित कर। सोशल इंजीनियरिंग तो तमाम पार्टियां खेल रही हैं, वो कहाँ खत्म होगा। कि 2014 में उनकी सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। 2019 में उनकी सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी एक महागठबंधन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं रमेश विधुड़ी है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सड़क बनवाऊंगा जो प्रियंका गांधी के लाल गाल की तरह चमचमाता रहेगा। आप बहुत पहले सुने होंगे ना, लालू यादव जी ने बयान दिया था कि हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्या विभीषण के तौर पे काम कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता के बयान उल जलूल आते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को। नमस्कार, भगवा न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो गोरखपुर से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, नाम है सजदानंद राय जी। बहुत सारी बातचीत इनसे करेंगे, इनसे जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातें जो है वो उजागर करने की कोशिश करेंगे। इनके जो एक लंबे अंतराल का संघर्ष है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और मौजूदा राजनीतिक परिवेश किस हिसाब से चल रहा है इस दौरान, जब आज मिल्कीपुर का चुनाव, आज दिल्ली का चुनाव जो है वो हो रहा है, वोटर जो है वो पोलिंग बूथ तक जाकर वोट डाल रहे हैं। किस्मत का जो कह सकते हैं, जो उम्मीदवारों की किस्मत वो उस बूथ पे कैद हो रही है, उस ईवीएम में कैद हो रही है। इस दौरान बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि गोरखपुर की स्थिति और पूरे देश की स्थिति और खासकर 2027 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होने वाला है उसकी स्थिति अभी क्या बन रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और भगवा न्यूज नेशन के पूरे परिवार को मेरे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो ये करना चाहेंगे, एक लंबा अंतराल रहा है आपका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, तकरीबन जहाँ तक मैं जानता हूँ 30-35 साल का इतिहास रहा है। अगर 30-35 साल के संघर्ष को, अपने 30-35 साल की राजनीति को अगर 3 मिनट में डिफाइन करना हो तो सजदानंद राय जी क्या लोगों को कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विद्यार्थी परिषद से निकले हुए लोग थे और हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक अधिष्ठान है, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी में हमने काम प्रारंभ किया था और विद्यार्थी जीवन से प्रारंभ किया था। तो कब से शुरू हुआ, मतलब विश्व हिंदू परिषद के बाद? कब से? विश्व हिंदू विद्यार्थी परिषद हम लोगों ने 89-90 में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बने। फिर मैं आजमगढ़ में सिवली नेशनल कॉलेज एक महाविद्यालय है जिसमें मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, 3 बार चुनाव लड़ा और उसके बाद लंबे समय तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा बुंदेलखंड में। वहाँ से आने के बाद 2 टर्म भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, 2 टर्म जिले का महामंत्री रहा, 2 टर्म मैं जिले का अध्यक्ष रहा। उसके बाद 1 आधा टर्म क्षेत्र का मंत्री रहा और 2 टर्म क्षेत्र का, गोरखपुर क्षेत्र का महामंत्री रहा। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से आज मैं गोरखपुर क्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। जो हमारा सांगठनिक क्षेत्र है, शासकीय स्तर पर 10 जिले हैं और संगठन के स्तर पे 12 जनपद हैं जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के जैसा निर्देश होता है उसके अनुसार पार्टी की गतिविधियों को नीचे तक ले जाने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कंपैरिजन अन्य पार्टियों से, तो मुझे लगता है कि भारत नहीं पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक सामाजिक संगठन कोई हो ही नहीं सकता। हम कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं और कार्यकर्ता के साथ साथ उस कार्यकर्ता को नेता भी बनाते हैं जो उस क्षेत्र में पार्टी के लिए, उस विचार के लिए वो प्रतिनिधित्व करे कि हम समाज जीवन में रहने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता। केवल राजनीति की जो एक परंपरा बन गई है कि राजनीति में हम आ गए, चुनाव लड़ते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, उनका एक अभिप्राय ये जरूर रहता है कि हम समाज जीवन में हैं तो समाज के लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्र के लिए क्या एक करते हैं। सवाल यहाँ से ये उठता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लगभग 3 दशक से राजनीति कर रहे हैं। पहले की जो बीजेपी थी, अब की जो बीजेपी है, क्या चेंजेस आए हैं? निश्चित रूप से पहले हमारा परिवार छोटा था, अब परिवार बड़ा हुआ है। इसके अलावा और अब भारतीय जनता पार्टी में एक और बात बता दूं, कभी हमारी भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगता था कि ये अगड़ों की पार्टी है, ये पिछड़ों, कभी आरोप लगा ये बनियों की पार्टी है, फिर आरोप आया कि ये पिछड़ों की पार्टी है, फिर पार्टी के ऊपर आरोप लगने लगा कि नहीं ये केवल अगड़ों की पार्टी है। तो लेकिन अब तो अगड़े भी आरोप लगा रहे हैं कि वो हमारे हित ऐसी नहीं है। नहीं, पार्टी स्वाभाविक तौर से एक लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर जो एक सामाजिक संगठन, एक राजनीतिक संगठन को होना चाहिए, उस मानक के अनुसार। आप ज़रा बताइए मुझे कि आपने कभी देखा है कि कांग्रेस में उनके बूथ अध्यक्ष का, मंडल अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का चुनाव होते हुए कभी आप देखा है? प्रदेश अध्यक्ष का तो सुना होगा, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर हमारा बूथ का अध्यक्ष का चुनाव, मंडल का चुनाव, जिले का चुनाव, ये मैं समझता हूँ चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल है, किसी राजनीतिक दल को आपने देखा है कि उनके यहाँ लोकतंत्र का है? उनके यहाँ एक परंपरा है कि उनके पिताजी तो पुत्र जी तो पौत्र जी, ये उन पार्टियों को चलाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता गर्व से कह सकता है कि मैं बूथ का कार्यकर्ता हूँ तो मैं मंडल का कार्यकर्ता बना, मंडल से मैं जिले का बना, जिले से मैं क्षेत्र का बना, वो प्रदेश में भी जा सकता है और राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। इसका उदाहरण जीता जागता है कि हमारे जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सब लोगों ने ग्राउंड लेवल निचले स्तर से काम करके धीरे धीरे उनकी परिपक्वता जैसे जैसे आई वैसे वैसे पार्टी उन लोगों को कार्यकर्ता मान के उनका व्यक्तित्व विकास, उनका नेतृत्व विकास सब एक साथ समायोजित करते हुए लोग बने हैं। राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो एक गांव से निकले हुए, एक किसान के बेटे हुए निकले हुए। हमारे अमित शाह जी वो युवा मोर्चा और विद्यार्थी परिषद का काम करते हुए पोस्टर चपकाते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने हैं। ऐसे नितिन गडकरी जी बने, ऐसे तमाम जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी बना है, स्वाभाविक तौर पे आप देख लीजिए जितने लोग भी बने वो नीचे से काम करके आए। क्या किसी और राजनीतिक दल में इस तरह की परंपरा आपने देखी है? केवल संभव है तो कार्यकर्ता का व्यक्तित्व विकास करते हुए संभव है तो पूरे भारत में, दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष, महामंत्री और जो तमाम पद है, जो कार्यकारिणी का पद है, कैसे तय होते हैं? क्या ये प्रोसेस होता है? स्वाभाविक तौर पे हम जो बात करते हैं आरक्षण की बात करते हैं, हमने अभी बूथ स्तर पे भी जो हमने संगठन का चुनाव किया है, हमारे उसमें ओबीसी भी है, एससी हैं, सामान्य हैं, महिला हैं। हमने अभी 33% महिलाओं का, जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन के संवैधानिक रूप से उनमें 33% पहले ही लागू कर दिया था। हमारी जो कमेटियां बनती हैं 33% अगर महिला की जगह है वो नहीं मिलती है या नहीं आ पाई तो वो जगह रिक्त रहती है। जो ओबीसी की जगह वो रिक्त रहेगी, जो एससी की जगह है हम उस कार्यकर्ता का निर्माण करके उस स्थान पे उसी व्यक्ति को भी हम बैठाते हैं, जिससे समाज जीवन में सभी जाति समूह का प्रतिनिधित्व दिखाई दे और ये लगे कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। उस आधार पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिल्ली में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, पिछले चुनाव में सिर्फ 8 सीटें, इस बार चुनाव में बदलाव होने की उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव को देख लिया जाए, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर ये बात कही जा रही है कि जो पिछला चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव का, उसका हार का बदला इस बार भारतीय जनता पार्टी लेगी। सच्चिदानंद राय जी वहाँ पे गए थे, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? स्पष्ट रूप से बता दूं कि मिल्कीपुर चुनाव अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी तो प्रतीक रूप में हमारा कैंडिडेट है, वहाँ की जनता को इस बात का अपराध बोध था, अपने लोकसभा के चुनाव को अपराध बोध था और जनता आगे है। और वो अभी उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में जानते हैं, उस पार्टी के बारे में लोग जानते हैं। और अब मैं समझता हूं कि पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश की जनता वो विकास चाहती है। विकास के साथ मिल्कीपुर के उपचुनाव के आंकड़े जो है वो नहीं, अभी आपने देखा होगा उपचुनाव हुआ था ना उत्तर प्रदेश में 8 सीटों का आंकड़े अगर आप देखेंगे
तो बहुत मैं मिल्कीपुर की अगर बात कर लूँ, पिछले 2-3 चुनाव हुए हैं जिसमें 2 बार जो तकरीबन समाजवादी पार्टी ने, अगर आप पहले ऐसे गणना करेंगे तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं विजय प्राप्त की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का एजेंडा है, उनका जो समुचित रूप से हर एक, जो हमारी पार्टी ने देखिए 2-3 चीज़ें की, जो पूरे राजनीति का केंद्र बिंदु पहले घूमता था ना, पिछड़ा एससी सामान्य एक आधार बना करके सोशल इंजीनियरिंग लोग करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उससे निकाल करके चौथा एक एजेंडा सेट किया कि सभी समाज का जो लाभार्थी वर्ग है, आज सैकड़ों ऐसे योजनाएं हैं जिन उस लाभार्थी वर्ग से लोग लाभान्वित हैं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि समाज के उस अंतिम व्यक्ति के पावदान पे खड़ा व्यक्ति, उसका उत्थान होना चाहिए, उस संकल्प को लेके चलने वाली चाहे केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार, उसके आधार पर उन्होंने काम प्रारंभ किया। तो अभी आपको कहाँ लग रहा है कि जैसे सोशल इंजीनियरिंग तो तमाम पार्टियां खेल रही हैं, वो कहाँ खत्म होगा? और उत्तर प्रदेश और भारत जैसे देश में जहाँ पे विभाजन उस तरीके से किया गया है, आपने देखा होगा कि 2014 में उनकी सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी रह गई। 2019 में उनकी सोशल इंजीनियरिंग धरी की धरी एक महागठबंधन हुआ था, तभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई केंद्र में। उत्तर प्रदेश में लोगों को लगता था कि 2017 के बाद 22 में सारी राजनीतिक पार्टियां एक मंच पे खड़ी हो गई थी, तभी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आई। अभी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को गिना लेती है, लेकिन 2024 के अखिलेश यादव की उपलब्धियों को जो है वो नहीं मानती है कि हाँ। आप जरा बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 12 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन सी, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ जिले में अध्यक्ष रहा हूँ, कौन सी उपलब्धि ऐसी बताई जाए कि जिससे इस उत्तर प्रदेश का समुचित विकास हुआ हो? आज अगर उपलब्धि के बारे में देखें तो वहाँ उस 2012 से 17 के बीच में 5 जिले चिन्हित थे, जिसमें जिस डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला आजमगढ़ जिला भी था, इटावा था, सैफई था, और ऐसे 5 जिले चिन्हित थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, एक समान भाव से उस जिले में होने वाले विकास की परियोजनाएं, विकास से संबंधित कार्य, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आप 2012 से 17 में आप देखते थे ना कि भेदभाव चलता था। आज चाहे आप 17 से 22, अब 22 से अब तक किसी जनपद में कोई भेदभाव की बात नहीं होती। उसी आधार पे हमारी केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो करके उनके समुचित विकास का, अब आज जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है रोड के मामले में, आप कल्पना कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर गोरखपुर की बात करिए, 2017 के पहले गोरखपुर में क्या लोग जानते थे? मच्छर और माफिया। गोरखपुर में मच्छर हावी था और माफिया हावी थी। आज गोरखपुर 2017 से आज 2025 में हम लोग खड़े हैं। गोरखपुर का जितना समुचित विकास हुआ है पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, क्या आप कल्पना कर सकते थे गोरखपुर ऐसा? आज गोरखपुर केवल गोरखपुर नहीं है, ये पूर्वांचल का एक बड़ा हब बना है। यहाँ रोजगार के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, शिक्षा के क्षेत्र में केवल गोरखपुर, इधर पूर्वांचल का नहीं, बिहार का आधा हिस्सा लोग पकड़ करके, उन स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ कैसी थी? केवल एक मेडिकल कॉलेज था, आज एम्स बना है, और तमाम ऐसे स्वास्थ्य के संबंधित ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं कि बिहार का आधा हिस्सा गोरखपुर में आता है इलाज के लिए। गोरखपुर में वही तो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं केवल गोरखपुर में विकास हो रहा है। गोरखपुर में आप हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आज जरा बताइए, जिन 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट बचे हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी पीपीटी माध्यम से वहाँ भी हो गया, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ हुआ है। आप गोरखपुर के अगल बगल देखिए, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, बस्ती में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, कुशीनगर में प्रोसेस में है, महाराजगंज में भी प्रोसेस में है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, बलिया में मेडिकल कॉलेज बनना प्रारंभ हो गया, मऊ में पीपीटी मॉडल पे वर्क प्रारंभ हो गया, आजमगढ़ में वो उस समय स्वाभाविक तौर पे मेडिकल कॉलेज पीजीआई बना था, उसको मॉडिफाई करके सुपर स्पेशलिटी बनाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना है। स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, जहाँ इस देश के नौजवानों को शिक्षा से जोड़ने का जो एक बड़ा है कि लोग कहते हैं कि शिक्षा अगर है तो उसके पास है तो वो अब दुनिया में कहीं रह करके वो अपना भरण पोषण कर सकता है, सम्मान से जी सकता है। अभी बजट पास हुआ है, शिक्षा को लेकर जो लोडिंग प्रोसेस है
ऐसे मान लीजिए हम एक स्टूडेंट हैं, हम जो है बैंक में जाके लोन, तो जो प्रोसेस है वो बड़ा लेंदी है सर। उसको एक जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि इतना सरल हो। आज मैं आप बताऊं, इस बार के बजट की आम आदमी, गांव का रहने वाला किसान भी, मजदूर भी उस बजट की सराहना कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं सराहना कर रहा हूँ कि जो है किसानों के लिए बेहतर है बजट। बेहतर किसानों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतर बजट। मुझे लगता है आज़ादी से लेके अब तक ऐसा कोई बजट नहीं। तमाम ऐसे हम लोगों के शिक्षक मित्र थे। अब आप समझ लीजिए 12 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं देना। इस देश की एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पेंशन धारक है, बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक बेहतरी का उन्होंने बजट दिया। जहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज के 10 साल पहले जो हमारे बीच के बच्चे इंजीनियरिंग, आईटी, आईआईटी या मेडिकल में लोग उनके एडमिशन होते थे, अब बताइए उस समय कहाँ लोन का बजट था, क्या प्रोसेस था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार आई है, लोगों को लगता है कि अरे आप जब ही एडमिशन हुआ आप गए, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं, आप लोन लीजिए, जाकर के पढ़ाई करिए। थोड़ी मोड़ी कठिनाइयाँ आए तो देखिए लंबे आज़ादी के इतने वर्षों तक ये व्यवस्थाएं एकदम ध्वस्त थी। धीरे धीरे अमूल चूल परिवर्तन करते करते आज इस दिशा में आया है कि गरीब का बच्चा भी वो शौक से कह सकता है कि मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, मैं आईटी में जा सकता हूँ। होनहार बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए पैसे का अभाव नहीं हो सकता है। ये प्रोसेस हमारी सरकार ने लाया है, जिसके कारण इस देश में, इस प्रदेश में एक सुगमता आई है, लोगों में एक वातावरण बना है। मुझे लगता है इसी कारण 2014 भी हम जीते, 2017 भी हम जीते, 2019 भी जीते, 2022 भी जीते, 2024 में भी हमारी सरकार बनी है। और आगामी एक प्रश्न आपका था कि 2027 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी जो विकास उन्मुखी योजनाएं हैं और हर व्यक्ति के लिए चिंता की बात है, मुझे लगता है कि 2027 में फिर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज से, माफिया राज से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निजात पाए हैं। यहाँ का हर व्यक्ति ये जानता है कि हम उत्तर प्रदेश में अमन चैन से रह सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश का एक विकास मॉडल प्रस्तुत हुआ है और उसके कारण 2027 में आप देखिएगा कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में फिर भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा नेता बताइए जो ऑपोजिशन वालों को भी पसंद हो। कोई एक ऐसा नेता जो आपके जहन में? ये तो देखिए अपना अपना मानना है। मुझे लगता है मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है विपक्ष के लिए कोई बहाना चाहिए, लेकिन अंदर खाने मेरा क्वेश्चन है हर व्यक्ति ये प्रशंसा करता है, अंदर खाने हर व्यक्ति प्रशंसा करता है कि इस देश का विकास अगर हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। नितिन गडकरी कैसे नेता लगता है? नितिन गडकरी जी आज जो रोड का स्ट्रक्चर मुझे लगता है पूरे देश में है, ये स्वाभाविक तौर पे है कि विपक्ष भी उनको ये मानता है कि भाई इनके पास जाएंगे और जो बात हम कहेंगे वो मानी जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए ठीक है, 5 अंगुली बराबर नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि नितिन गडकरी की तरह भारतीय जनता पार्टी में और नेता क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे ऑपोजिशन खुद कहे कि क्या शानदार बंदा है, क्या शानदार काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन कभी ये बात नितिन गडकरी जी को कहता है ना, लेकिन नितिन गडकरी जी जब आएंगे तो उनके खिलाफ क्यों विपक्ष लड़ाता है? विपक्ष का काम है कि विपक्ष के तरीके से चले, उनका हर काम में कहीं न कहीं प्रतिवाद करना विपक्ष का काम है। आप क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को विपक्ष नहीं मानता है? अखिलेश लाख बोलते हों या उनके पार्टी के लाख नेता में हम लोगों से भी मिलते हैं, आड़ में मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई देखिए आप तो प्रदेश में सुकून है। तो मिलते हैं, हाँ मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि नहीं प्रदेश में एक चीज़ तो है, विकास हुआ है। इसका मतलब आपने एक चीज़ का जवाब दे दिया, मतलब लोग आपस में भले लड़ रहे हैं, वोटर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन नेता लोग बगल में बातचीत होती है। बातचीत स्वाभाविक, बातचीत तो एक संवाद की प्रक्रिया है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ये तो बातचीत होती है। लेकिन जहाँ जैसे सोशल मीडिया, जैसे टीवी पे दिखता है, जैसे सोशल मीडिया में दिखता है, ठीक वैसे सारी चीज़ें नहीं है नेता लोगों के अंदर। नहीं, एकदम स्वाभाविक तौर में
अगर आप मान लीजिए असपोर्ट देते, मान लीजिए आप विपक्ष में आप काम करते हैं, उस विचार को मानने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं, बातचीत होती है, लेकिन अपने अपने मुद्दों पे हम लोग अपने साथ खड़े रहते हैं, इसलिए कि उनका अपना वैचारिक अधिष्ठान दूसरा है, हमारी वैचारिक अधिष्ठान दूसरे हैं। हम कुछ सोच के समाज के विषय में कुछ दूसरा लेके चलते हैं। और अगर वैचारिक रूप से देखा जाए, स्वाभाविक तौर पे समाजवादी पार्टी का वैचारिक आधार क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी का वैचारिक आधार क्या है, कांग्रेस पार्टी का वैचारिक आधार क्या था और कहाँ खड़ी है, तीनों में बड़ा डिफरेंस है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक अधिष्ठान या समाज के प्रति उसकी जो सोच है, वो आज यही कारण है ना कि आज भारतीय जनता पार्टी जन जन में व्याप्त है, गांव-गांव में व्याप्त है, लोग उसकी चर्चा करते हैं। कभी कांग्रेस की चर्चा करते थे, और कांग्रेस चर्चा करते थे आज़ादी की इतने वर्षों तक कांग्रेस इस देश पे शासन की, उन लोगों को लगा कि नहीं, ये पार्टी अब इस देश का विकास नहीं कर सकती, अब ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश का विकास कर सकते हैं। हम केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं है, हम दुनिया के कंपटीशन में जो 5 महाशक्तियां हैं, आज भारत उस 5 महाशक्ति में खड़ा हुआ ना, किसके कारण खड़ा हुआ है, क्वेश्चन करने किसके कारण खड़ा हुआ, आज भारत की साख दुनिया में बनी है, किसके कारण बनी है। इसके पहले तो भी भारत में प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, या उत्तर प्रदेश में इसके पहले उत्तर प्रदेश की जो दशा थी, अन्य प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को किस दृष्टि से लोग देखते थे। अभी फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई सर, यूएस न्यूज़ ने उसको सर्वे किया और फोर्ब्स ने उस रिपोर्ट को जारी किया। टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची से भारत बाहर है, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मतलब आने वाले समय में हो जाएगा। चौथा सबसे बड़ा सैन्य प्रशिक्षण है भारत में। इसके बावजूद भी अगर फोर्ब्स की रिपोर्ट में टॉप 10 शक्तिशाली देशों की सूची में अगर भारत को स्थान नहीं दिया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रचने की कोशिश तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने की है, ये गलत है। या तो फोर्ब्स की रिपोर्ट गलत होगी, या तो फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए दावे गलत होंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है, आप बताइए इंटरनेशनल स्तर पे जो वहाँ की राजनीतिक या विदेश नीति है, क्या कभी लोग चाहेंगे कि भारत दुनिया के उस सर्वशक्तिशाली देशों में भारत का नाम आए? इसके पहले भी था। भारत 140 करोड़ और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ी है, इसके कारण जो उस दबदबे को कायम रखने वाले देश हैं, क्या कभी वो चाहेंगे कि भारत उस श्रेणी में खड़ा हो? और रिपोर्ट कैसे बनती है फोर्ब्स की, उनके क्या सर्वे हैं, उनके क्या मानक हैं, किस आधार पे वो रखना चाहते हैं, वो तो उनके ऊपर है ना। कहीं न कहीं उनकी मोनोपोली है, वो टूट रही है, उसके कारण स्वाभाविक तौर पे इस तरह की चीज़ें लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि दुनिया में ये चर्चा हो कि नहीं, भारत अभी निचले पावदान पे है। लेकिन आज दुनिया की पूरी नज़र भारत पे क्यों खड़ी है? क्योंकि 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से देश के प्रति समर्पित करना और देश आज उनको लेके चलना। और कभी कभी ये चर्चा होती थी क्या कि भारत 140 करोड़, 120 करोड़ या 100 करोड़ की आबादी वाला देश है। ये चर्चा कब से आई है? जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि मैं 140 से 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश का सेवक हूँ, मुझे उनकी उन्नति के लिए काम करना। क्या इस देश का इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था? क्या कोई चर्चा नहीं कर सकता था? हमारा जो मैन पावर है, हम उस मैन पावर के माध्यम से दुनिया को, ये स्वाभाविक तौर पे दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी है, आज चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे रूस हो, उनके बड़े बड़े टॉप ऐसे टेक्नोलॉजी में बैठा कौन है? ये प्रवासी भारतीय बैठे हैं, यहीं से निकल करके लोग गए हैं ना। उनको भारत के लिए थोड़ा सा चिंता करने वाले विषय है। जरूरत नहीं। हमारी विदेशी इकोनॉमिक बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? उसके कारण हमारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? अगर वो जो भी टैलेंट था वो अगर भारत में रहता तो भारत की भी चीजें आगे बढ़ती। आज देखिए, दोनों बात हो सकती है। अगर भारत में रहते, भारत में गए हैं, तो भारत की छाप वहाँ छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? उनको स्वर्गीय अटल बिहारी मैं ये कह रहा हूँ सर, अगर मेरा घर है, मैं परिवार चला रहा हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, तो सबसे पहले मैं अपने घर को आगे बढ़ाऊंगा या फिर दूसरे के घर में जाके उस घर को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और मेरे परिवार वाले कहेंगे मेरे अंदर टैलेंट है इसलिए मैं वहाँ जाके काम। मैं आपको इस पर बताना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी के पहले भी हमारा टैलेंट बाहर गया था।
हमने उस दृष्टि से देखा क्या? हमने कभी उनका आह्वान किया था क्या? परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन सब प्रवासी भारतीयों का आह्वान किया था। तब लोगों को लगा कि नहीं, ये मेरा घर है, मुझे भी वहाँ मेरी दृष्टि आनी चाहिए। और ये ग्लोबलाइजेशन है। अगर हमें विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए तो हमारा जो मैन पावर है, हम अगर उनको बाहर नहीं जाएंगे, वहाँ की टेक्नोलॉजी को यहाँ तक नहीं ले आएंगे, हम उनके चीज़ों को देख करके यहाँ तक नहीं बताएंगे, तो हम दुनिया में कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? केवल हम अपने घर में ही रह जाएंगे और यहीं तक बनाएंगे। आज मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जितनी तेज़ी से बढ़ा है, इसी कारण दुनिया के जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं आज उनकी चिंता है। इस कारण भारत के प्रति सशंकित हैं। उनको लगता है कि जो हम लोगों की कल्पना है, क्या हम लोग बचपन में भी पढ़े ना, भारत दुनिया का विश्व गुरु था। जब दुनिया में लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं था, तब भारत में वेद की ऋचाएँ पढ़ी जाती थी। तो वो लेकिन आज भारत फिर अपनी उस गौरवशाली इतिहास को याद करके खड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो टॉप टू बॉटम पे बैठा है तो उसे चिंता का विषय होगा। तो ये दुनिया का है मानक है कि कोई न कोई नया षड्यंत्र रच करके, चाहे वो फोर्ब्स हो, चाहे ऐसी रिपोर्ट हो, वो जारी करते हैं, दुनिया में चर्चा कराते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी, अभी जब दिल्ली चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनका नाम रमेश विधुड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी सड़क बनवाऊंगा। प्रचार के दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सड़क बनवाऊंगा जो प्रियंका गांधी के लाल गाल की तरह चमचमाता रहेगा। मैं एक बात इसमें एक ऐड करना चाहता हूं। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्या विभीषण के तौर पे काम कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता के बयान उल जलूल आते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को अपने खुद के नेता को जो है डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ती है? और इसको पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद एक और देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये तो स्वाभाविक उनके अपने मन का विचार का विकास का विचार था, उसको कहाँ प्रस्तुत करना चाहिए ये स्वाभाविक तौर पे इसका वो एक चीज़ होता है। आप बहुत पहले सुने होंगे ना, लालू यादव जी ने बयान दिया था कि हम बिहार की सड़कें हेमा मालिनी, वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते, लेकिन उसमें छिपा हुआ तत्व विकास के प्रति जो एक धारणा है वो भी प्रदर्शित करती है कि मैं ये पार्टी के लोग डिफेंड कर लेते हैं किसी भी तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। अब उनके मन में है ना कि दिल्ली का विकास, आज दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल जी की सरकार है और 10 साल में दिल्ली की जितनी दुर्दशा हो रही है वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ जो रेवड़ियाँ बांट करके सरकार 10 साल तक चली है। दिल्ली इस देश की राजधानी है, दिल्ली को दुनिया देखती है, दिल्ली का ऐसे विकास होना चाहिए। वो स्वाभाविक रमेश विधुड़ी जी जो कह रहे थे कि हमारा उनके, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से भी सहमत हूँ कि उनका दिल्ली के प्रति जो लगाव है, दिल्ली के प्रति जो विकास का उनका एक स्वरूप है, कहना और चाहिए, स्वाभाविक है, मानो स्वाभाविक बात में कोई बात ऐसी निकल जाए वो अलग विषय है, लेकिन उनके मन में है कि दिल्ली हमारी है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली का विकास होना चाहिए, दुनिया के लोग आए। दिल्ली के विकास की बात वो कर रहे थे, ठीक है। एक सवाल मैं और ऐड करता हूँ, आपके सहयोगी दल समझ लीजिए निषाद पार्टी, कुछ दिन पहले उन्होंने जन अधिकार यात्रा उन्होंने शुरू की। उनका एक यात्रा का नाम था, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभीषण है जो भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि सच्चिदानंद राय जी थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो क्या अब जो है निषाद पार्टी का मोह जो है वो बीजेपी से भंग होने की कगार पे है, या 27 से पहले निषाद पार्टी किसी और खेमे में दिख सकती है? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय या प्रदेश नेतृत्व का विषय है। हमारे वो गठबंधन दल के साथी हैं और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं। जहाँ तक पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में कौन विभीषण है कौन नहीं है, वो उनका विषय नहीं है, लेकिन हमारे गठबंधन तो कर सकते हैं ना, मान लीजिए वो सहयोगी दल है। वो भारतीय जनता पार्टी इतना सक्षम है कि हमारे यहाँ कौन विभीषण है और कौन राम है कौन रावण है,
इसकी परख भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व तो बेसिकली मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मुझे इतना पता है। उस आधार पे हमें अपने पार्टी के आधार पे जो करना है हम लोग करेंगे, लेकिन वो हमारे गठबंधन दल के साथी हैं, तो ये गठबंधन धर्म जो पालन है उसका हम लोग उनके साथ पालन करते हैं। उनकी अपने पार्टी की अपनी अलग आइडियोलॉजी है, उनको हो सकता है कि ये बात कहने से उनकी पार्टी का या उनके समर्थक हो सकते हैं बढ़ जाए, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई विभीषण नहीं है। अच्छा, ये आरक्षण वाला जो मुद्दा है निषाद समुदाय का, इसमें कुछ बात चल रही है या फिर वो लोगों को बरगलाते हैं? नहीं, स्वाभाविक तौर पे जो उनका अधिकार है उसके लिए जो अति पिछड़ा वर्ग का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। अगर स्वाभाविक तौर पे देखे जाए कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात, जो मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी आप बात करें तो मैं कह रहा हूँ, क्या पिछड़े आरक्षण में केवल एक ही जाति समूह के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए? तो इस बात से आप सहमत हैं? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, पूछना नहीं, मैं आपसे तो जातियों को ऐड करने की कोशिश स्वाभाविक तौर पे उनका अधिकार, जो पिछड़े समाज के वंचित लोग हैं, जिनको अभी समानता का अधिकार नहीं मिल पाया है, जो अभी उनका उन्नति नहीं हो पाई है, तो हमारे संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार जो उसका पालन हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उद्यत है, उसके लिए प्रयत्न कर रही है कि समाज के सभी जाति वर्गों का जो उनका अधिकार है उसको मिले, और उसके भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, काफ़ी लंबा हो जाएगा चीज़ें। महाकुंभ में भगदड़ मची, ऑपोजिशन बहुत देर से महाकुंभ की जो व्यवस्था थी, और तमाम मीडिया चैनल जो है वो लगातार वहाँ पे कवरेज के दौरान ये दिखा रहे थे महाकुंभ में व्यवस्था बहुत शानदार है। अगर 45 करोड़ भीड़ की अनुमान योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जो है जिस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि 45 करोड़ लोग वहाँ पे आएंगे, अनुमानित है। मौनी अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, ये जानते हुए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार को वहाँ पे व्यवस्था और दुरुस्त रखनी चाहिए थी या नहीं रखनी चाहिए थी? ये पहला सवाल है। दूसरा ये, क्या आंकड़ों को वास्तव में छिपाया जा रहा है? और तीसरा ये, जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं वो जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की बात कर दी है, तीनों को थोड़ा सा देखिए। एक बात मैं बताऊं आपको, स्वाभाविक तौर पे ये कुंभ दिव्य और भव्य जो व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तक के जितने भी कुंभ हुए हैं व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो उतना व्यापक जो कुंभ क्षेत्र था उसको 10 गुना बढ़ाया गया और सारे लोगों की व्यवस्था दी गई। मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं न कहीं जो भगदड़ मची उसमें विपक्ष की साजिश की बू और उसकी जांच कमेटी बैठी है। आप कुछ ही दिन बाद देखेंगे कि नाम चिन्हित हो गए हैं ये लोग, जहां वहां के प्रत्यक्षदर्शी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोग फर्जी भगवा लेकर के और दौड़ते हुए प्रयत्न किए कि नहीं ये भगदड़ है और एक बड़ा समूह, तो स्वाभाविक है कि उतने बड़े समूह को अचानक जैसे आप कहीं खड़े हों, अचानक कोई चीज़ गिर जाए तो उस समय सबको लगता है कि हम कहीं अगल बगल हों और दौड़ते हो तो आदमी इधर उधर जाने का प्रयत्न करता है। इतना बड़ा वो नहीं था, लेकिन उसको विपक्ष केवल अपनी एक राजनीतिक रूप से अपनी खोई हुई ज़मीन प्राप्त करने के लिए उनको कोई न कोई मुद्दा चाहिए जिसके कारण वो कुंभ को लेकर। आंकड़ों को छुपाया गया है कि नहीं छुपाया? कोई आंकड़ा नहीं, आंकड़ों को कहीं कोई छिपाया नहीं गया, कोई बात छिप नहीं सकती। अगर मैं आप एक बड़े चैनल के जो है वो पत्रकार थे, वो वहाँ पे गए रिपोर्टिंग करने, सामने जो है 24 लोगों के मृतक लोगों की सूची लगी थी, काउंटिंग शुरू की है और जैसे ही आला अधिकारी जो है उनको रिपोर्टिंग करने से रोक दिए। एक दायरा होता है पत्रकार का, उस दायरे को मेंटेन करके अगर पत्रकारिता की जा रही है तो आला अधिकारी का सच्चाई दिखाने से रोकेंगे? ये तो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, हम आप उनके उस चीज़ों को मैंने भी देखा, यूट्यूब पे आ रहा था, हम आप देख रहे हैं ना। कभी कभी ये होता है कि किसी चीज़ को बहुत व्यापक करने पे उसके न्यूसेंस क्रिएट होते हैं, हो सकता है कि वो कहीं से प्रेरित हों। अभी हमारे एक शंकराचार्य के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, वो हमारे शंकराचार्य हैं, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, एक आस्था का केंद्र है, लेकिन जिस हिसाब से उनका बयान आ रहा है मुझे लगता है कि समाज का व्यक्ति जो शंकराचार्य की गरिमा है लोग सोचते हैं उसके अनुरूप उनका बयान है क्या? लोग आम आदमी चर्चा करता है कि शंकराचार्य को इस तरह का इतनी चर्चा, इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। ये तो राजनीतिक दल विपक्ष इस्तीफा मांगने का अधिकार तो
विपक्ष बैठा ये मांग ही रहा है। शंकराचार्य सुझाव दे सकते हैं। शंकराचार्य की बात जब होती है तो कई बार देखने को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बातें हो रही हैं, लेकिन वहीं पे जब धीरेन्द्र शास्त्री की बात होती है तो उनका जब बयान नहीं सुन लीजिए मेरी बात, उनका जब बयान आता है कि जो भी लोग वहाँ पे मरे हैं वो मोक्ष की उन्हें प्राप्ति हो गई। कोई 5 साल का लड़का मर गया भाई साहब, अभी उनका जो कह सकते हैं अभी सामाजिक जीवन को जिया ही नहीं, उसको कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? मोक्ष की नहीं, ये तो आज हम आप चर्चा कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। लोगों को किसी बीमारी के कारण जैसे अचानक कम उम्र में चला जाए, क्या आज के लोग कल्पना कर सकते थे कि अब लगता है ना कि 18 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक हो सकता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। घटना कौन सी कब घटित हो जाए, ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है। हम आप यहीं बैठे हैं और कोई चीज़ ऐसे अचानक घटना हो जाए तो ये कोई निश्चित नहीं है। फिर भी उस घटना के लिए संयम बरतना, उसके लिए सारी व्यवस्था करना, केवल मैं नहीं कर रहा हूँ। कुंभ में गए हुए लोग वापस आए या जो लोग वहाँ हैं, आप दिन भर, ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, दिन भर आप मोबाइल पे देखिए, सोशल मीडिया का जो आप कह रहे थे ज़माना है, सब सराह रहे हैं। पूरी दुनिया से आए हुए, पूरे भारत से आए हुए लोग कुंभ की व्यवस्था को, ऐसा थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन उनको समझा के भेज रहा है कि नहीं आपको यही बयान देना। उनको जो दिखा है उसका बयान आप सोशल मीडिया पे 1-2 बयान जो हमारे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो आ रहे हैं, और ढेर सारे सोशल मीडिया पे बयान कि नहीं कुंभ दिव्य है, भव्य है, यहाँ की व्यवस्था अच्छी है, इतने बड़े जनसमूह आने के कारण भी लोग आराम से स्नान कर रहे हैं, उनकी जो अपनी आस्था के प्रति अपना समर्पण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, और इस सवाल को मैं चाहूँगा संक्षिप्त में आप इसको कवर करें। 2027 का चुनाव है, बहुत तकरीबन 1.5 साल और बचा होगा। 2027 के चुनाव में जिस तरीके से 24 का परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का रहा, 37 सीटें तकरीबन वो अकेले जीती। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये समाजवादी पार्टी इसी बिहाफ पे 2027 का चुनाव अगर कंटिन्यू करती है, उसी पीडीए की राजनीति और वही कांग्रेस का साथ और उसी तरीके की मजबूती, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितना कठिन होने वाला है? मैं आपको स्पष्ट ईमानदारी से कह देता हूँ कि 2024 का जो उनको पीडीए का प्रोपेगेंडा था, ये 2027 में पीडीए का प्रोपेगेंडा अब उत्तर प्रदेश देश की जनता जान चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का स्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि 2027 में एक बार पुनः मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ये ईडीए पीडीए क्या कहीं पता नहीं चलेगा, हवा में उड़ते दिखाई देंगे, तैरते दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में और देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कल भी रहेगी, आने वाले चुनाव में भी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। भगवा न्यूज़ नेटवर्क के खास प्रोग्राम में बातचीत करने के लिए सच्चिदानंद राय जी थे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हुई, इनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम बातें हुई, और मौजूदा राजनीतिक किस तरीके से चल रही है उसके बारे में बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी 2027 तक किसके बिहाफ पे जो है चुनाव लड़ने वाली है, और अभी मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है और जो दिल्ली का चुनाव है उसमें क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर बातचीत हुई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवा न्यूज, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।